प्रिय बंधुओं, हमें खुशी है कि आज हम जमशेद जी टाटा अर्थात भारतीय उद्योग के पितामह के जीवन और अनमोल विचारों को शेयर करेंगे। उन्होंने राष्ट्र को समृद्ध और मजबूत करने के लिए उद्योग का रास्ता दिखाया। अपनी दूरदृष्टि, संघर्ष, कार्यशैली, खोज, मिशन, योजनाओं से देश को बहुत कुछ दिया। जमशेद जी टाटा आधुनिक भारत के सबसे पहले उद्योगपति थे। उन्होंने 1868 में टाटा समूह की स्थापना की थी। कपड़े के व्यापार में धाक जमाने भारत में लोहा एवं स्टील उद्योग की स्थापना करने वाले जमशेद जी नुस्रवन जी टाटा को भारतीय उद्योग जगत का पितामह कहा जाता है। उनके विचार और योजनाओं का फल था कि आगे चलकर उनके पुत्रों ने भारत में बिजली उत्पादन की शुरुआत की। जमशेद जी एक दूरदृष्टि उद्यमी थे। उन्हें ब्रिटिश काल के व्यापारियों से भी प्रतिस्पर्धा की और भारत में भारतीयों के हित के लिए उद्योगों का जाल बिछाया। जमशेद जी नुस्रवन जी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 में दक्षिण गुजरात के नवसारी में हुआ था। नवसारी पारसी पुरोहितों का केंद्र रहा है। जमशेद जी के पिता का नाम नुस्रवन जी टाटा तथा माता का नाम जीवनबाई टाटा था। जिस गांव में जमशेद जी ने जन्म लिया उसमें कोई अंग्रेजी स्कूल नहीं था। उन्होंने एक गुरुजी से पढ़ना लिखना सीखा। उच्च शिक्षा के लिए जमशेद जी टाटा ने 1852 में मुंबई के एलिफिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। सन 1858 में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। उनके पिता के पास थोड़ा बहुत पैसा था जिससे वह चीन के साथ रोज़गार किया करते थे। जमशेद जी को काम सीखने के लिए हांगकांग भेजा गया। कुछ समय बाद अंग्रेज़ों की अबिसिनिया के साथ लड़ाई शुरू हुई। इसके लिए बम्बई से जो पलटन भेजी गई थी उसकी रसद का ठेका टाटा ने लिया। लड़ाई के लिए 1 वर्ष का सामान लिया गया था, मगर लड़ाई जल्दी ही खत्म होने से जमशेद जी टाटा को मुनाफा हुआ। कुछ समय पहले बम्बई के रुई कारोबार को झटका लगा था। टाटा ने इसी कारोबार को फिर से उठाया। कुछ लोगों के साथ वहीं के कल पुर्जे खरीद कर सूत काटने और कपड़ा बुनने का कारखाना खोला, जिससे बहुत मुनाफा हुआ। कुछ बड़ा करने की चाहत के कारण उन्होंने इस कारखाने को भी बेच दिया। दरअसल जमशेद जी केवल टाटा परिवार ही नहीं बल्कि देश के कारोबार जगत के लिए भी कुछ करना चाहते थे। अंग्रेज़ कारोबारियों से टक्कर लेने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान का पैसा बाहर जाने से रोकने के लिए सोचना शुरू किया। इस उद्देश्य को लेकर जमशेद जी मैनचेस्टर के कारखाने को देखने इंग्लैंड गए। जमशेद जी टाटा ने पूरी आँखें और दिमाग खोलकर यहाँ का दौरा किया और कपड़े के व्यवसाय के गुप्त भेद को समझे। उनको समझ में आया कि कपड़ा मिल ऐसी जगह खोलनी चाहिए जहाँ आसपास कपास की खेती होती हो। उन्होंने इसी आधार पर नागपुर को चुना। यहाँ जो कंपनी खोली उसका नाम सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग एंड कंपनी पड़ा। कारखाने का नाम द इम्प्रेशन मिल पड़ा और 1 जनवरी 1877 को मिल शुरू हो गई। काम अच्छा चलने लगा। जमशेद जी टाटा सोचते थे कि किस तरह भारत में लोहे का काम शुरू किया जाए। टाटा ने अपने खर्च पर विशेषज्ञों से सर्वे कराया। उन्हें पता चला कि मोरभंज में लोहा निकालने की संभावना है। इसके बाद जमशेद जी ने काम शुरू कर दिया। टाटा 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। कपड़ा मिल और लोहा उद्योग के बाद बिजली उत्पादन प्लांट की
रूपरेखा तैयार की। 1911 में इस इमारत की नींव पड़ी। उनके पुत्र दुराव जी ने इस काम को आगे बढ़ाया। सन 1903 के अंत में जमशेद जी बीमार पड़ गए। 13 मई 1904 ईस्वी को भारतीय उद्योग के पितामह जमशेद जी टाटा का देहांत जर्मन के एक शहर में हो गया। इस तरह जमशेद जी नुसरवान जी टाटा भारत के पहले उद्योगपति थे जिन्होंने भारतीय उद्योग का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने जमशेद जी के भी नाम से भी जाना जाता है। जमशेद जी टाटा ने ही विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक घराने टाटा कंपनी की समूह की स्थापना की थी। उनसे प्रेरणा लेकर कई भारतीय उद्यमियों ने अपने व्यवसाय को देश विदेश में फैलाया। वे पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत में व्यापार समूह स्थापित करने की दिशा में काम किया। उन्होंने भारत में हैवी इंडस्ट्रीज़ की नींव रखी, जिसे उनके पहले तक देश में स्थापित करना असंभव माना जाता था। अब उनके अनमोल विचारों को जानें जो निम्न हैं। हमेशा बेहतरीन अर्थात पूर्णता का लक्ष्य रखें, तभी आप उत्कृष्टता प्राप्त कर पाएंगे। कभी भी आत्मसंदेह से किसी चीज़ की शुरुआत ना करें, बल्कि आत्मविश्वास से शुरुआत करें। हमारी ज़्यादातर परेशानियां खराब क्रियान्वयन, गलत प्राथमिकता और अप्राप्त लक्ष्यों के कारण होती है। बिना सोचे समझे और कड़ी मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता है। ज़िंदगी को थोड़ा खतरनाक तरीके से जिएं। यदि आप उत्कृष्टता चाहते हैं तो आपको पूर्णता का लक्ष्य रखना चाहिए। इसकी कमियां हैं, लेकिन बारीक होना ज़रूरी है। एक नेता बनने के लिए आपको स्नेह के साथ मनुष्यों का नेतृत्व करना होगा। भौतिक दृष्टि से कोई भी सफलता का उपलब्धि तब तक सार्थक नहीं है जब तक कि वह देश और उसके लोगों की ज़रूरतों या हितों को पूरा न करे और निष्पक्ष और ईमानदार तरीक़ों से हासिल न हुई हो। एक स्वतंत्र उद्यम में समुदाय न केवल एक अन्य हितधारक होता है, बल्कि वास्तव में इसके अस्तित्व का मूल उद्देश्य होता है। पैसा खाद की तरह है, जब आप इसे ढेर करते हैं तो बदबू देता है, जब आप इसे फैलाते हैं तो बढ़ता है। उत्पादकता और दक्षता केवल निरंतर कड़ी मेहनत, विस्तार पर अथक ध्यान और गुणवत्ता और प्रदर्शन के उच्च मानकों पर जोर देने के साथ चरण दर चरण प्राप्त की जा सकती है। जब आप काम करें तो ऐसा काम करें जैसे कि सब कुछ आप पर निर्भर है। जब आप प्रार्थना करें तो ऐसे प्रार्थना करें जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर है। आम लोगों में खाने की भूख होती है और सामान्य लोगों में सेवा की भूख होती है। अच्छे मानवीय संबंध न केवल महान व्यक्तिगत पुरस्कार लेते हैं, बल्कि किसी भी उद्यमी की सफलता के लिए आवश्यक है। ईमानदारी और स्पष्ट सिद्धांत बिजनेस की बुनियाद हैं। विपणन पर सूक्ष्मता और सावधानीपूर्वक ध्यान देने से सफलता की उम्मीद बढ़ जाती है, बशर्ते अनुकूल अवसरों व परिस्थितियों का फ़ायदा उठाया जाए। हम लोग बस एक ही तरह का परोपकार करते हैं। यह पैबंद लगाने वाला परोपकार कहलाता है, जो फटिहाल लोगों को कपड़े देना, गरीबों को भोजन कराना और बीमारों का उपचार कराने तक सीमित है। मैं इस महान भावना पर दोषारोपण से बहुत दूर हूँ, जिसमें गरीब या बीमार व्यक्ति
की मदद के लिए खोज की जाती है। दरअसल किसी देश या समुदाय की तरक्की उसके सबसे कमज़ोर या सबसे असहाय व्यक्ति की मदद करने से नहीं होती है, वह तो सबसे श्रेष्ठ और पुरस्कृत को ऊंचा उठाने से होती है, ताकि वह देश की महान सेवा कर सके। हम अन्य लोगों के मुकाबले अधिक निस्वार्थी, उदार या परोपकारी होने का दावा नहीं करते, लेकिन हम सोचते हैं कि हमने स्वस्थ और स्पष्ट कारोबारी सिद्धांतों को आधार बनाकर शुरुआत की, अपने शेयर होल्डर्स की दिलचस्पी और कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा कल्याण का खुद ध्यान रखा, जो हमारी सफलता की सुनिश्चित नींव है। मुक्त उद्यमिता में समुदाय कारोबार का दूसरा शेयर होल्डर नहीं है, बल्कि इसके तो अस्तित्व का ही यही उद्देश्य है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि भारत में कर का अधिकांश बोझ गरीब वर्ग ढोता है, जबकि उच्च वर्ग पर इसका बोझ कम है। जिन लोगों को जीवन और संपत्ति को सरकार से अधिक सुरक्षा मिलती है, उन्हें बहुत कम रुपया कर के रूप में अदा करना पड़ता है। दूसरी ओर जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, उन्हें सरकार का बकाया भरने के लिए अपना निवाला तक छोड़ना पड़ता है। ताकत के बिना स्वतंत्रता एक निष्ठुर मायाजाल है। ज़रूरत पड़ने पर हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। दरअसल स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ताकत सिर्फ विस्तृत औद्योगिकरण से ही आ सकती है, बल्कि यह देश के आर्थिक जीवन में आधुनिक विज्ञान और तकनीकी के इस्तेमाल से भी बढ़ सकती है। यदि आप अपनी स्वतंत्रता को महान नहीं बना सकते, तो कम से कम संरक्षित तो कर ही सकते हैं। चीज़ों को यूं ही न फिसलने दें। जाओ, मेरा काम संभालो और इसे बढ़ाओ। लेकिन यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो कम से कम जो हमने कमाया है उसे गंवाना मत। मृत्यु सज्जा पर लेटे हुए अपने बेटे डुराब जी से उन्होंने यह सब कहा था। आशा है आपको इनका विचार आपको प्रेरित किया होगा। यदि इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।